हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे होती क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे इसके अलग अलग 6 प्रकार के बारे में डिस्कस किया था, जाना था एक्चुअली, डिस्कस नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में समझा था, जो कि यहाँ पे स्टेट को डिफाइन करती है, और आर्टिकल 13 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। देन पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हम आर्टिकल जो है 14 और 15 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3, जो यहां पे आर्टिकल 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस जो पार्ट में हम राइट टू इक्वलिटी के जितने भी आर्टिकल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल है। 5 आर्टिकल यहाँ पे इस पार्ट 3 के साथ डिस्कशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी हमारे व्यूअर्स अगर हम लोग के इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि ऑलरेडी 6 चैप्टर्स जो है हम लोगों ने कवर कर लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप। तो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपको इस पॉलिटी की इस सीरीज में एकदम अप टू डेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। देन फंडामेंटल राइट्स का ऑलरेडी जो है 2 पार्ट हम लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 को डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। देन ग्रेजुअली यहाँ पे डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद ग्रेजुअली जो यहाँ पे स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देन जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे जो भी अलग अलग स्टेट्स के साथ यहाँ पे जो भी स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पंचायती राज है, म्यूनिसिपालिटीज है, यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल, लोकायोग, ऑफिशियल लैंग्वेज पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल्स, लॉ कमीशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, एंटी डिफेक्शन लॉस, प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन और फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए हो या फिर मेंस के लिए हो, अगर ये सीरीज पूरी तरीके से आप फॉलो करेंगे दोनों ही पार्ट आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हर चैप्टर को इक्वली हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देकर उसको डिस्कस करेंगे। किसी किसी चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। और इस ये जो वीडियो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, नीचे उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 16 जो है ये मेंशन करती है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे हर चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहां पे बोला गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है यहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। तो यहाँ पे सिटीजन्स को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी कि सपोज एक व्यक्ति जो है फॉरेनर है और यहाँ पे सिटीजन है, तो फॉरेनर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उनको सिटीजन होना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट होगी या फिर अपॉइंटमेंट होगी अंडर द स्टेट, उसको मेंशन किया गया है। तो यहां पे किसी भी सिटीजन को यहाँ पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेसिडेंसेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो यहां पे जो है ऑलरेडी हम लोगों ने जो मेंशन किया था, जो आर्टिकल जो 15 था, आर्टिकल 15 जो बेसिकली जो राइट टू इक्वलिटी हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल
15 जो था इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ पे मेंशन किया था हम लोगों ने ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ उसके बारे में डिस्कस किया था, और प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो यहाँ पे 5 बेसिक यहाँ पे मेंशन किए गए थे, जो रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स उसके बेसिस पे था। तो यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे ऐड हो गई है, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो इसके बेसिस पे किसको भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस और इसमें क्लॉजेस भी है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन के जरिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, या किसी भी व्यक्ति अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में उनकी रेसिडेंस है या फिर यूनियन टेरिटरी में है, तो उनको यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस मिला जा सकता है बेस्ड ऑन उस पर्टिकुलर जगह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि SC STs के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन, तो यहाँ पे डॉक्टर BR आंबेडकर ने जब रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया था, तो उन लोगों ने देखा था समाज के कुछ वर्ग जो है, कुछ वर्ग जो काफी हाई लेवल पे है और कुछ वर्ग यहाँ पे थोड़े से लो लेवल पे है। बहुत सारे कारण की वजह से यहाँ पे उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हुई, तो काफी लो लेवल पे चले गए थे, तो उनको उसी लेवल पे लाने के लिए उनको काफी बेनिफिट्स देनी पड़ेगी। तो यही बेनिफिट्स को रिजर्वेशन के द्वारा जो स्टेट दे सकती है, ताकि यहाँ पे SC ST और वीकर सेक्शंस को स्पेशल फेवर यहाँ पे मिला जा सके। तो रिजर्वेशन को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। देन रिलीजन को भी किसी किसी चीज में यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। सपोज यहाँ पे जो है अगर बात करेंगे मद्रासा में इमाम के लिए जो जॉब हो, तो वहां पे उनको जो है मुस्लिम होनी ही पड़ेगी। किसी भी मंदिर की जो अगर मेन जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उनके लिए उनको हिंदू होना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन उसको नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो मंडल कमीशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया था कि इन समराइज करके इसको डिस्कस करेंगे। 1979 में जो BP मंडल है, उनको उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठन की थी। तो यहाँ पे ये एक्चुअली गठन किया गया था ताकि जो सोसाइटी में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करना और यहाँ पे उनकी एडवांसमेंट के लिए सजेशन देना। तो मंडल कमीशन के हिसाब से उस टाइम में 1979 में जब उन लोगों ने यहाँ पे सर्वे किया था, तो टोटल 3743 के यहाँ पे कास्ट जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए थे, जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। देन उसके बाद जो है रामनंदन कमेटी, तो उस टाइम में PV नरसिंह राव जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उन्होंने भी यहाँ पे क्रीमी लेयर जो है OBC के रिलेटेड यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेयर को आइडेंटिफाई किया गया था, और उसी बेसिस पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की गठन की गई थी 1993 में। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट भी मेंशन किए गए थे। यहाँ की कैरी फॉरवर्ड रूल, तो कैरी फॉरवर्ड रूल कैसा होता है कि सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर जॉब्स यहाँ पे कैटेगरी हो, उसमें टोटल 50 जॉब्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे SC ST उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25%, 30% मान लीजिए यहाँ पे, तो 30% क्या होगा कि 50 जॉब्स में अगर 30% होगा तो टोटल 15 जॉब रिजर्व रखे जाएंगे। तो मान लीजिए कि उस टाइम में 15 जॉब्स जो है SC ST या जो बैकवर्ड क्लासेस के यहाँ पे रिजर्व कोटा में यहाँ पे टोटल उतने एप्लीकेंसी नहीं मिले और 5 जॉब रह गई। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये 15 + 5 यहाँ पे 20 जॉब्स रह जाएगी। लेकिन मेंशन किया गया था कि ये जो रिजर्व कैटेगरी की जॉब्स है, ये 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मेंशन किया गया था। और दूसरी बात मेंशन किया गया था कि अपॉइंटमेंट या फिर जो यहां पे एम्प्लॉयमेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, लेकिन प्रमोशन के बेसिस में रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहां पे कुछ कुछ चेंजेस भी हुई थी। जो 76th अमेंडमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ 1994, तो यहां पे तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 जो 9 शेड्यूल के हिसाब पे जो जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये 50% का जो सीलिंग है उसको एक्सीड करके चली गई थी, जहां पे तमिलनाडु में अभी 69% तक की रिजर्वेशन मिलती है। नेक्स्ट यहां पे अगर बात करेंगे जो प्रमोशन के बारे में, तो यहां पे 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995, तो इसमें यहां पे बोला गया था कि प्रमोशन जो है यहां पे SC STs के लिए जो यहां पे रिजर्वेशन के बेसिस पे भी प्रमोशन हो सकती है। तो ये भी कुछ कुछ यहां पे डेवलपमेंट किए गए थे, ताकि यहां पे समाज में जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनको यहां पे एडवांसमेंट मिल सके, उनकी भी यहां
पे डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 13 जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी के यहाँ पे जो 5 आर्टिकल है 14 से लेके 18 तक, तो ये एकमात्र आर्टिकल है जिसमें कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं, यानी कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है एनी फॉर्म उसको फॉरबिड किया जाएगा। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी को यहाँ पे अगर किसी ने प्रैक्टिस किया या इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ, तो उसको एक जो है पब्लिक ऑफेंस माना जाएगा। तो 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था और उसको रीनेम किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए कुछ मेंशन किया गया है पॉइंट्स यहाँ पे। एक व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी के हिसाब से उनको कन्विक्ट किया गया है तो ये ऐसी पनिशमेंट है कि उस व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि यहां पे इलेक्शंस खेलना है और उस व्यक्ति के अगर अनटचेबिलिटी के हिसाब से वो पहले कन्विक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये कभी भी इलेक्शंस नहीं खेल सकते हैं यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे ऑफेंसेस बात करेंगे तो यहाँ पे 6 महीने की सजा हो सकती है किसी भी व्यक्ति ने अगर अनटचेबिलिटी करते हुए पकड़ा गया, या फिर 500 रुपया का यहाँ पे फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के हिसाब से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके ग्राउंड्स पे अनटचेबिलिटी जो है वो अलाउड नहीं है, वो अनटचेबल माना जाएगा अगर उसको प्रैक्टिस किया गया। तो देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी पब्लिक प्लेसेस में वो पूजा करना या पब्लिक प्लेसेस में यहाँ पे वर्शिप करने जाना चाहते हैं, वो उनको रोका नहीं जाएगा। अगर उनको रोका गया तो उसको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में माना जाएगा। यहां पे किसी व्यक्ति को यहां पे अनटचेबिलिटी की जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल, रिलीजियस या फिलोसॉफिकल या फिर अदर ग्राउंड्स के हिसाब से। यहां पे अनटचेबिलिटी, यहां पे किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि कोई भी शॉप हो, होटल हो या फिर पब्लिक प्लेस जो एंटरटेनमेंट का उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस माना जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को शेड्यूल कास्ट हो या फिर अलग अलग ग्रुप हो, यहाँ पे अनटचेबिलिटी के हिसाब से किसी को भी इंसल्ट नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी हॉस्पिटल में हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, हॉस्टल्स में हो, उन लोग को यहाँ पे एडमिट होने से रिफ्यूज करना भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को यहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनटचेबिलिटी यहां पे फोर्स नहीं किया जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज को सेल करना है या फिर सर्विस प्रोवाइड करना है, उसको रिफ्यूज करना भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस माना जाएगा। तो छूट अछूट की जो यहाँ पे समस्या बहुत सदियों से चलती आ रही थी, उसको खत्म करने के लिए ये प्रैक्टिस शुरू की गई थी। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ब्रिटिश जो क्या करते थे, इंडिया में काफी समझदारी से काम करते थे। वो क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल गेम खेलते थे। तो समाज में एक वर्ग ऐसा होता था कि उन लोग जो ब्रिटिश के यहाँ पे लॉयल होते थे, उन लोग को बहुत सारे यहाँ पे फेलिसिटेशन मिलते थे, उन लोग को अलग अलग टाइटल्स मिलते थे यहाँ पे, और उन लोग जो है उन लोग जिंदगी बहुत ही अच्छी चलती थी, जो ब्रिटिश लोगों के साथ अच्छी होती थी। और जो भी दूसरे वर्ग था यहाँ पे, उन लोग की हालत बहुत ही खराब थी। उन लोग को जो है 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, उन लोग को एजुकेशन हो, जो बेसिक नेसेसिटीज उन लोग को मिलनी चाहिए नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे समाज में 2 वर्ग जो है क्रिएट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे जो भी टाइटल्स दिए थे, ये बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट करती थी समाज में। तो यहाँ पे स्टेट, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला था, तो यहाँ पे बोला था कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को कुछ भी टाइटल कॉन्फर नहीं करेगी, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है कि मिलिट्री टाइटल्स जैसे कि जनरल हो, मेजर हो, कर्नल हो, यहाँ पे वो टाइटल्स दिया जा सकता है, या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस दिए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, वो अपने सपोज नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। कोई भी प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर लिख सकते हैं। तो ये जो लिख सकते हैं, तो ये भी मेंशन किया गया है। तो ये इस कंडीशन में आएगा नहीं। तो स्टेट जो है कुछ भी टाइटल नहीं दे सकते, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में यहाँ पे स्टेट अलाउ कर सकती है। कोई भी इंडिया के जो सिटीजन है किसी दूसरे देश के से कुछ भी टाइटल नहीं ले सकते। सपोज यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो ब्रिटेन में दिया जाता है सर, तो सर जो है टाइटल इंडिया में ये कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ अवार्ड दिया गया, यहाँ पे सपोज रविश कुमार को जो रमन मोगसे से अवार्ड दिया गया था, तो ये एक अवार्ड है, तो ये कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, उसके साथ इस कंडीशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो 3rd क्लॉज है, ये बोला गया है कि कोई भी फॉरेनर जो ये इंडियन सिटीजन नहीं है,
अगर वो स्टेट के अंदर किसी भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस या फिर ट्रस्ट यहां पे चला रहा है, तो वो किसी भी फॉरेन कंट्री से कुछ भी जो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट प्रेसिडेंट कॉन्सेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के यहां पे जो कॉन्सेंट के अलावा, कॉन्सेंट के बगैर वो टाइटल उस देश से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेम चीजें यहां पे है, कोई भी यहां पे सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, अगर वो इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट चला रहा है, तो यहां पे जो है कोई भी दूसरे देश से प्रेजेंट हो, एमिलुमेंट हो या फिर ऑफिस यहां पे नहीं ले सकता विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्लॉज 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग जो समाज में वर्गीकरण करने के लिए यहाँ पे जो भी टाइटल्स थे ये दिया करते थे, जो मेजर यहाँ पे जो है महाराजा, राजा साहेब, राय बहादुर, राजा बहादुर, दीवान बहादुर, तो ये वर्गीकरण करती थी यहाँ पे। एक हाई लेवल की सोसाइटी और दूसरी लो लेवल की। लो लेवल की नीचे जाती रहती थी, वो हाई लेवल की ऊपर जाती थी। तो इसको एबॉलिश करने के लिए ये जो है मेन एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये मेंशन किया गया है, ताकि हर समाज में हर व्यक्ति को इक्वल स्टेटस मिला जा सके। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी, एक कंप्लेन भी आया था कि नेशनल अवार्ड्स जो है जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, इसको भी जो है नहीं देनी चाहिए, और ये मेंशन किया गया था। तो मोरारजी देसाई के गवर्नर ने 1977 से लेकर 1980 तक क्या किया था, ऐसे नेशनल अवार्ड्स को बंद कर दिया था कि जो 1954 से चालू थी। तो जब इंदिरा गांधी सरकार वापस में जो है सरकार में आई, यहाँ पे सत्ता में आई, उन्होंने फिर से इसको स्टार्ट कर दिया था। फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक रूल बनाया था कि कोई भी व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड जो दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दिए जाते हैं, तो यहां पे ये टाइटल हेरिडिटरी टाइटल नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत रत्न है, ऐसा नहीं कि उनकी बेटे को भी यहां पे भारत रत्न मिल जाएगा। तो ये जो है उनकी काबिलियत के बेसिस पे इनके दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलते हैं उनकी काबिलियत की वजह से, विराट कोहली को अगर पद्मश्री मिला है उनकी काबिलियत की वजह से मिला है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि ये किसी के बेटे हैं या किसी की सिफारिश की वजह से नहीं, इनकी काबिलियत की वजह से वो अर्न किया है उन्होंने। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दिया था, तो ये समाज में वर्गीकरण नहीं कर सकता है, तो इसको यहां पे मेंशन कर दिया गया था। तो इसी के साथ हमारे राइट टू इक्वलिटी के 5 आर्टिकल्स हम लोगों ने खत्म किए हैं। तो नेक्स्ट जो है हम यहां पे जो है राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बुक्स मैंने यहाँ पे रेफर किए हैं, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो अरिहंत का मैक बुक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डी बासु का, ये बुक बहुत अच्छी है, डिटेल में बहुत सारी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। चारों बुक्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे तो आपको काफी डिस्काउंट भी मिलेगी और आपकी टाइम भी बचत होगी। सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ये इसी के साथ पार्ट 3 खत्म हुआ है। तो पार्ट 4 में हम राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।